और 24 की 74 में बढ़ते हैं आगे और उस राज को समझने की कोशिश करते हैं जो राजनीति के पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल पहले 2 चरण की वोटिंग हो गई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला और दूसरे चरण में तो 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गया। इसके मायने क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, संकेत क्या है, सब कुछ समझेंगे और आपको समझाएंगे। दरअसल 2019 के मुकाबले करीब 6% कम वोटिंग हुई है। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग करीब 8% कम रही है। 2019 के मुकाबले ये वोटिंग परसेंटेज कम होना क्या संकेत दे रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक सवाल तो ये हो रहा है कि क्या दूसरे चरण का वोटिंग पैटर्न एक संकेत दे रहा है कि वोटर परिवर्तन चाहते हैं या फिर उत्साह नहीं दिख रहा है उनके भीतर वोटिंग को लेकर। देश के अब तक की जिन 190 सीटों पर वोटिंग हुई है उन पर किसका पलड़ा भारी है और किसके फेवर में जा रही यूपी की 16 सीटें और कम मतदान का कारण क्या रहा, क्या इशारा है, कौन से वोटर वोट करने नहीं निकल रहे हैं, ये पूरी कहानी समझेंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं के मौन ने पश्चिम यूपी के सियासी समीकरणों को उलझा दिया है। सभी राजनीतिक दल चिंतित हैं कि आखिर जो मतदान कम हुआ है, अगर बात की जाए पिछली बार के चुनाव से इस बार की तुलना में, तो पहले चरण में 10% का मतदान कम हुआ है पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार। वहीं दूसरे चरण में भी 8% की कमी आई है। यानी कि एक बात साफ है कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत काफी गिरा है पहले और दूसरे चरण में। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब दूसरे चरण की वोटिंग की कहानी को भी समझ लेते हैं बहुत आसान करके। 2019 में दूसरे चरण की इन 8 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन 62% के आसपास हुई थी, इससे थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन 2024 में वोटर ऐसा सो गए कि महज 54.8% वोटिंग हुई है दूसरे चरण में। यानी वोटिंग का अंतर देखें तो करीब 7.2% के आसपास का अंतर है 2019 में दूसरे चरण में और 2024 में दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज के बीच में। लेकिन सवाल है कि कम वोटिंग की वजह क्या है? क्या मौसम यानी गर्मी की वजह से ऐसा हुआ या फिर कुछ और कारण है? सियासी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका जो जवाब दिया है वो देख लीजिए एक बार। हताश होने के कारण आज वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने हैं वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल रहा है, लेकिन विपक्ष का वोटर आज सुसुप्त अवस्था में चला गया है, निष्क्रिय हो गया है। इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी उतनी ही चिंताजनक बात है जितनी इंडिया गठबंधन या बीएसपी के लिए है। तीनों पार्टियों के लिए चिंताजनक बात है, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा चिंताजनक बात इसलिए है कि खोने के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। अगर लो टर्न आउट है तो ये एक अलार्मिंग स्थिति है। यानी कि लोग जो है खुश नहीं है, इसलिए वोट डालना नहीं चाहते। उनमें कोई जज्बा नहीं है कि हमें अपनी सरकार को रिपीट करना है। जिस तरीके से कम मतदान हुआ है वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को बाहर निकालने का काम किया, मतदान करवाने का काम किया। भाजपा से नाराज मतदाताओं ने वोट डालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला। समाजवादी पार्टी जनता से अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 4 जून को असली सच्चाई पता चलेगी कि जो वोटर निकल रहे हैं वो किसके लिए निकल रहे हैं। और चलिए अब एक एक सीट के समीकरण को समझते हैं। हर सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। अमरोहा में वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला और मथुरा वो सीट थी जहां पर वोटिंग परसेंटेज सबसे कम देखने को मिला। लेकिन इसमें एक पैटर्न देखने को मिला है, उस पैटर्न को भी डिकोड करते हैं। अमरोहा सीट का अधिकतर ग्रामीण वोटर है, इसीलिए यहां पर करीब 64.58% वोटिंग हुई है। हालांकि 2019 से ये काफी कम है। अमरोहा में भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, लेकिन बाकी सारी सीटों के मुकाबले वहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है। लिहाजा इस सीट पर 58.70% वोट पड़े। बागपत में कुल मिलाकर 55.93% वोट पड़े। इसके अलावा अगर हम मेरठ की बात करें, यहां पर 58.70% वोट पड़े थे। गाजियाबाद सीट की बात कर लेते हैं, यहां का हाल और भी बुरा रहा। अलीगढ़, मथुरा जैसी सीटों पर भी वोटिंग काफी उत्साहजनक देखने को नहीं मिली है। लेकिन वोटिंग का पैटर्न सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कम वोटिंग क्या असर डालने वाली है? 190 सीटों पर, देश की 190 सीटों पर पहले 2 चरण में जो कम वोटिंग हुई है उसके मायने क्या है और उसका असर क्या होगा, वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझा।
दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। और 64 में बढ़ते अगली खबर की ओर और गुजरात की घटना के सारे एक राजनीतिक हादसे को समझते हैं। आप कहेंगे हादसा क्या है, राजनीतिक हादसा क्या है, वो हम आपको सरल करके समझाते हैं। गुजरात में बीजेपी के निर्विरोध जीतने की कहानी तो आपको पता ही होगी। इस खबर का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं वो समझिए। शाहजहांपुर में भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया है। एसपी से राजेश कश्यप हैं, उनका पर्चा खारिज हो गया है। क्यों और कैसे हादसा हुआ और कितने प्रत्याशियों के पर्चे अभी तक कहां पर खारिज हो चुके हैं, वो भी आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल शाहजहांपुर में जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ, बल्कि अब तक तमाम उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो चुके हैं। कहां और क्यों पर्चे खारिज हुए हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान करके समझाते हैं। सबसे पहले सूरत की सीट की बात कर लेते हैं। यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे नीलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हुआ और बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत मिल गई। पर्चा खारिज होने की वजह बताई गई गलत दस्तखत। इसी तरीके से ममता दीदी के बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया, मतलब यहां बीजेपी को झटका लगा। पूर्व आईपीएस देवाशीष धर बीरभूमि सीट से बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका पर्चा खारिज होने की वजह बताई गई एनओसी का नहीं दे पाना, यानी पर्चे को जमा करते वक्त दस्तावेज कंप्लीट नहीं थे, इस वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया। इसी तरह अब शाहजहांपुर सीट का हमने शुरुआत में जिक्र किया था और यहां से राजेश कश्यप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनका पर्चा खारिज हो गया। वजह बताई गई कि उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र दिया था और इसके चलते उनका पर्चा खारिज हुआ है। सपा को इससे पहले मध्य प्रदेश में भी झटका लगा था, जब खजुराहो सीट पर इंडिया ब्लॉक की कैंडिडेट मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया था। यह दावा किया गया था कि फॉर्म बी पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते उनका पर्चा खारिज हुआ था। ये तो बड़े दलों के बड़े चेहरों की बात हमने आपसे की। इससे पहले झारखंड में मात्र 3 सीटों पर 18 कैंडिडेट के पर्चे खारिज हो चुके हैं। ये अब तक की कहानी है पर्चों के खारिज होने की। आगे बढ़ते हैं। सियासत में बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा की बहुत बड़ी महत्ता होती है। उनकी भाषा शैली, किस तरीके से नेता चल रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, वो सब बहुत मैटर करता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनावी हवा किस नेता के फेवर में बह रही है, क्या उस खबर के जरिए हम आपको समझाते हैं। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दे दिया है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए लगते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो बहुत घबराए हुए लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल आए। इस पर बीजेपी ने राहुल पर जोरदार पलटवार किया।
पहले राहुल का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है वो दिखाएंगे। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। अब इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या भाषा की मर्यादा भूल गए हैं? क्या ये मुद्दों में पिछड़ने की हताशा है जिसकी वजह से राहुल शब्दों की मर्यादा को भूल गए और भाषा के लक्ष्मण रेखा को भी वो पार करने लगे? कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। महाराष्ट्र के सोलापुर लेकर चलते हैं आप। वहां पर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें बोल गए जिनका कांग्रेस के कट्टर समर्थक भी शायद समर्थन ना करें, इस प्रकार की उनकी भाषा थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया था। महाराष्ट्र के सोलापुर में सार्वजनिक रूप से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। जबकि राहुल गांधी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया करते थे। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे उस दौरान चुनावी रैलियों में नफरत का जवाब मोहब्बत से देने की बात करते करते राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के डीएनए में नफरत नहीं मोहब्बत है और उनकी भाषा में नफरत देखने को मिल रही है। रिपोर्ट। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो उनके पुराने बयानों से काफी मेल खाती है, या यूं कहें कि हाल फिलहाल में वो बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं वो उनकी यूएसपी नहीं है। राहुल के राजनीतिक व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष उनकी सौम्यता रही है। शुरुआत में जब राहुल गांधी राजनीति में आए थे हमने देखा था उनकी भाषा में ऐसी कट्टरता देखने को नहीं मिलती थी, इतनी नफरत देखने को नहीं मिलती थी, एक सौम्यता देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये बदलाव आया है। फिर भी कभी वो पत्रकारों के सवालों पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि पत्रकार उनसे बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं। कभी मीडिया पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मीडिया 24 घंटे मोदी को दिखाती है और अब मोदी के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। ये कैमरा वाले नहीं, ये देखिए हंस रहे हैं ये। इनके जो मैनेजर है पीछे वाले, इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं। और यहां यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर क्यों कर रहे हैं। दरअसल उनकी भाषा में ये बिगड़ाव क्यों देखने को मिल रहा है, ये नफरत क्यों देखने को मिल रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने अभी तक चुनाव में जिन जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर बाजी वो मारे, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार लेंगे। शायद ये वजह है कि उनकी भाषा में अब नफरत देखने को मिल रही है। जैसे कि राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे की बात की तो मोदी ने उसे मंगलसूत्र से जोड़ दिया, जिसका मंगलसूत्र पर विश्वास रखने वाली महिला वोटर्स पर सीधा असर पड़ा। आंकड़े देखें तो भारत में हिंदू महिला वोटर्स की संख्या करीब 38 करोड़ है और ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उस पर पलटवार और महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को एक्सपोज करना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा राहुल गांधी की भाषा बिगड़ने के पीछे। राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा संपत्ति बंटवारे का उठाया, जिस पर मोदी ने संपत्ति को घुसपैठियों में बांटने का एंगल दे दिया और मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से निकल गया। इस मुद्दे का सीधा असर करीब 100 करोड़ हिंदू वोटर्स पर पड़ेगा। इस वजह से भी राहुल अब थोड़े थोड़े यहां पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा मुद्दा कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण का उठाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का हक मारा, जो देश की 44% ओबीसी आबादी पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, या यूं कहें कि उसके आसार हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से अगला मुद्दा उठाया गया विरासत टैक्स का, जो सैम पित्रोदा ने दिया था बयान। लेकिन राहुल गांधी का यह मुद्दा भी मोदी मार ले गए और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति लूटना चाहती है। इंदिरा की संपत्ति बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला। जरा सोचिए कि इतने मुद्दे राहुल गांधी उठाएं और उस पर प्रधानमंत्री मोदी पलटवार करते हुए उन मुद्दों को हाईजैक कर लें, उसका एंगल बदल दें, तो राहुल गांधी की भाषा में बदलाव आ जाना, यह नफरत के संकेत मिलना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चंद्र।